हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम नेक्स्ट पार्ट आज पार्ट 19 देखेंगे, जिसमें हम ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जो ओजोन है, ये हमें पता है कि लेयर है, लेकिन ये लेयर है गैस गैस का। और ओजोन पर्टिकुलरली एक गैस ही है। इस गैस का जो लेयर ही है, हम उसको ओजोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो उसको गैस के नाम पर ही ओजोन लेयर का भी नाम ओजोन पड़ा हुआ है। तो एक नेचुरल गैस है जिसका केमिकल फॉर्मूला या केमिकल सिंबल जो है वो O3 है। ये डैश है, इट इज़ नॉट माइनस, ये एक डैश है या एरो है। O3 इसका फॉर्मूला है। ठीक है। ये ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का एलोट्रोप होता है। एलोट्रोप क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास तक, तो एटलीस्ट आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आपको एलोट्रोप मिला होगा। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर। एक तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता ही है, जहाँ पर नेचुरली ओजोन जो होता है, जो हमारे सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, उनको रोकता है। हमारा जो सबसे निचला लेयर है एटमोसफेयर का, ट्रोपोस्फेयर, ये वहाँ पर भी मिलता है। उसको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, ये तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोकता है अर्थ सरफेस पर आने के लिए। लेकिन ये जो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन पाया जाता है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। ये यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस की तरह भी काम करता है। इसके बारे में हम पिछले जब पॉल्यूशन वाले हम स्लाइड्स देख रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा हुआ है ट्रोपोस्फेयर ओजोन के बारे में। तो इन दो लेयर्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो निचला होता है ट्रोपोस्फेयर ओजोन होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, वाई ओजोन इज बैड इन ट्रोपोस्फेयर एंड गुड इन स्ट्रेटोस्फेयर। वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होता है, ये अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोकता है अर्थ पर आने की वजह से। इसके वजह से हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, या नहीं तो हमारी कुछ यहाँ पर हमारे जो अर्थ हैं, यहाँ पर आपको जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, इसमें आपको जीन म्यूटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती, स्किन बर्नेस, कैंसर या नॉन कम्युनिकेबल टाइप की डिजीज देखने को मिलती है। तो चीज़ें काफ़ी थोड़ा सा सीवियर हो जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में जो मिलता है हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि स्मॉग बनाने में मदद करता है। तो मेनली जिससे कि स्मॉग बनाने से विजिबिलिटी घटती है। इसके अलावा खास करके ब्रीथ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एनिमल्स और ह्यूमन्स बीइंग में। तो जो लोअर यानी कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है, ये सही नहीं है। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ एटमोसफेयर का कम होना। ठीक है। तो खास करके किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो स्ट्रेटोस्फेयर का हिस्सा है, वहाँ पर अगर ओजोन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, यानी कि O3 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो हम उसको ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। तो ओजोन डिप्लेशन किन किन रीजन से होता है, इसके लिए कुछ केमिकल्स हैं, जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत ही फेमस गैस, जिसके द्वारा ओजोन डिप्लेशन होता है। ठीक है। ये बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, तीन चीज़ों से। इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर्स में करते हैं, इसका हम एरोसोल स्प्रे में करते हैं, इसका हम प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, इसका हम फायर जो एक्सटिंग्विश एजेंट्स होते हैं वहाँ पर करते हैं, हम क्लीनिंग जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स होते हैं उनको क्लीन करने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम फ्रीजिंग और फूड में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसका AC में यूज़ करते हैं, मतलब एयर कंडीशन में यूज़ करते हैं। ठीक है। इनको यूज़ किया जाता है। तो इनका यूज़ हम क्यों करते हैं? इनका यूज़ इसलिए किया जाता है कि क्योंकि ये नॉन करोसिवनेस होते हैं। ठीक है। करोसिव नहीं होते हैं। इसमें ये नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी होती है, ये आग नहीं के पकड़ते। लो टॉक्सिसिटी होती है इसमें। ठीक है। साथ ही साथ केमिकल स्टेबिलिटी होती है, इसमें इतनी केमिकल स्टेबिलिटी होती है कि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम लाइफ की बात करें, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में करीब 40 से लेकर 150 ईयर्स तक ये रह सकता है, यानी काफ़ी लंबे समय तक ये हमारे एटमॉस्फेयर में रह सकता है। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
तो यहाँ पर लिखा भी गया है 40 to 150 ईयर्स तक इसका लाइफ टाइम है। अगर रिमूवल की बात करें तो इसको बहुत आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका लाइफ टाइम जो है, लाइफ स्पैन जो है, ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लंबे समय तक ये रहता है। तो इसलिए इसको एटमॉस्फेयर से रिमूव करना ये इतना आसान नहीं है। तो फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं? इसको इसका जो प्रोविज़न है, इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। इसके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेनली ये जो था कि जो ओजोन डिप्लेशन के लिए गैसेस हैं, इन गैसेस को किस तरीके से कम किया जा सके। तो इसी से रिलेटेड आपको इसमें भी आपको CFC जो था, CFC को बैन कर दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक है। केमिकल, अब देखिए ये हार्मफुल क्यों होता है, CFC हार्मफुल क्यों है? देखिए यहाँ पर जैसा कि फिगर में बताया कि दिस इज द स्टेज 1। यहाँ पर क्या होता है कि हमें पता है ना कि ये O3, इसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला O3 होता है, यानी कि इसमें 3 ऑक्सीजन है, ठीक। अब जो CFC होता है उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होता है, ये बचा क्लोरीन। अभी एक क्लोरीन जो होता है, ये 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, यानी कि O3 है ना, 3 मॉलिक्यूल्स इसके, तो ये जो क्लोरीन होता है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन करके बनाएगा ClO, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब समझिए कि जब एक इसका मॉलिक्यूल Cl के साथ कंबाइन हो गया तो O3 तो टूट गया ना, O3 टूट गया, ऑक्सीजन गैस, ये ओजोन गैस टूट गई। उसके बाद ये क्या बचा, O2 बचा, ऑक्सीजन बचा। अब दूसरा Cl जो क्या करेगा, इसके दूसरे O के साथ बनाएगा, तो एक दूसरा आपको मोनोऑक्साइड देखने को मिलेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब बचा सिर्फ एक ऑक्सीजन, फिर ये तीसरे के साथ रिएक्शन करके एक अलग आपको क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो इस तरह देख लिए, इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो ओजोन गैस थी वो टूट गई, वो ख़त्म हो गई और दूसरे केमिकल या कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो गई। और ये प्रोसेस जो होता है ये हमेशा चलते रहता है, लगातार ये चलते रहेगा। इसलिए ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये काफ़ी खतरनाक है, ये ओजोन गैसेस को तोड़ देता है, उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इसके सोर्सेज की अगर बात करें तो थर्मोन्यूक्लियर वीपन्स होते हैं, इंडस्ट्रियल इमिशन से आते हैं, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स होते हैं जहाँ से नाइट्रोजन वगैरह निकलते हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा क्या होता है कि डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट्स, हमने पढ़ा था ना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको हम पिछले 2 स्लाइड में भी चर्चा कर चुके हैं। डीनाइट्रिफिकेशन या फिर डीनाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जिसमें सॉइल्स के में मिले हुए जो नाइट्रोजन होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा उनको दोबारा एटमॉस्फेयर में एटॉमिक नाइट्रोजन के रूप में उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो उस तरीके से भी, यानी कि नेचुरल तरीके से भी ये ऐड होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अदर सब्सटेंस की बात करें तो ब्रोमीन जिसको हैलोन्स भी कहते हैं या फिर HBFCS यानी कि हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है। ये मेनली यूज़ होता है किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए और मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, जिसको मेनली पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें इसका यूज़ होते हैं। ये समझ लीजिए कि कार्बन फ्लोरो, ये जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, ये उससे ज़्यादा ये इनके पास पोटेंशियल होता है ओजोन डिप्लेशन का 100 टाइम्स। क्लोरीन एक बार में एक ही ऑक्सीजन के साथ करता है ना ये रिएक्शन, ये एक बार में यूँ समझ लीजिए कि उससे लगभग 100 गुना ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करेगा और ओजोन को डिप्लेट करेगा। तो क्लोरीन की कंपैरिजन में ये ब्रोमीन जो होता है ये काफ़ी पोटेंशियल होता है इसको ओजोन को डिप्लेट करने का, ठीक है। कभी कभी आपने ये सुना होगा कि हम अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसकी हम स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर ओजोन लेयर बढ़ रहा है या फिर डिप्लेशन हो रहा है या फिर ओजोन लेयर जो डिप्लीट हुआ था वो कम हो रहा है। आखिर हम अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों देखते हैं? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर तो हर जगह है और हर जगह डिप्लीट हो सकता है या हो रहा है। फिर वाई ओवर अंटार्कटिका? इसका एक ये रीज़न है कि अंटार्कटिका एक ठंडा एरिया है। हमारे अर्थ पे बात करें तो सबसे ठंडा एरिया आपको मिलेगा,
ठीक है, अंटार्कटिका। तो इसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर के कम होने की वजह से वहाँ पर क्या होते हैं कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ध्यान रखिएगा, ये क्लाउड जो है स्ट्रेटोस्फेयर में बन रहे हैं, ये क्लाउड ट्रोपोस्फेयर में नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि ओजोन लेयर जो होता है उसका स्टडी करना आसान हो जाता है और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इस वजह से हम अंटार्कटिका के एरिया को ही हम ओजोन लेयर की स्टडी के लिए यूज़ करते हैं बार बार। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिफ्लेक्शन की इफेक्ट की बात करें तो देखिए, ओजोन डिप्लेशन इफेक्ट एक तो यहाँ से आएगा अर्थ सरफेस पर, और एक दूसरा क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब मान लीजिए ये ओजोन डिप्लेशन की वजह से अर्थ सरफेस पर क्या क्या आपको हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे। एक तो फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ ये आपको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, यानी कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनेगा जिससे स्मोक जैसी प्रॉब्लम होगी। ह्यूमन बींग्स या फिर जो एनिमल्स होंगे उसमें ब्रीथ वाली प्रॉब्लम होगी। ह्यूमन बींग पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे जो ह्यूमन बींग का इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो सकता है। जो वैक्सीनेशन होती है, हम टीके वगैरह लेते हैं, उनका इफेक्ट कम हो सकता है। ठीक है, डिजीज़ अब ज़्यादा होने लगेंगे, खास करके इन्फेक्शन वाले डिजीज़ ज़्यादा होने लगेंगे। ठीक है, साथ ही साथ स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम होने लगेगी, हमारी आई साइट कमज़ोर होने लगेगी। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर डैमेज टू मटेरियल्स जैसे कि पेंट्स होंगे, प्लास्टिक होंगे, रबर्स होंगे, ये डैमेज होने लगेंगे। साथ ही साथ हमारा जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब होने लगेगा। कैसे, अगर हम टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करें तो जो क्रॉप इल्ड है, प्रोडक्शन है क्रॉप की, वो डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, साथ ही साथ एक्वेटिक अगर इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फोटोप्लैंक्टन होते हैं उनका प्रोडक्शन कम होने लगेगा। तो फोटोप्लैंक्टन पर जो डिपेंडेंट होने वाले एनिमल्स हैं उन मैरीन इकोसिस्टम में वो इफेक्टेड होने लगेंगे। ठीक है, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एसिडिक रेन हो सकती है। अब एसिडिक रेन होगी तो उसकी वजह से प्लांट्स और इन्वायरमेंट पर जो फ़र्क होगा वो होगा। साथ ही साथ ह्यूमन बींग पर भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, खास करके रिस्पिरेटरी जो इलनेस होगी वो देखने को मिलेगी, हार्ट प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ओजोन डिप्लेशन का किस तरीके से हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है ह्यूमन बींग पर, एनिमल्स पर, इन्वायरमेंट पर, ठीक है, प्लांट्स पर, ये आपको नज़र आएगा। इसी को थोड़ा सा यहाँ से डिटेल में लिखा गया है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, स्किन कैंसर होगा, ये भी हमने देखा था। आई डैमेज, आई साइटनेस कमज़ोर होगी, इम्यून सिस्टम हमारा ख़राब होगा, जो वैक्सीनेशन है वो उनका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। आपको यहाँ पर इन्फेक्टेड डिजीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, एगिंग ऑफ स्किन, स्किन हमारा जो होगा कि वो एगिंग उसकी होने लगी। एगिंग होने का मतलब झुर्रियाँ जैसे पड़ती है ना, यानी कि उसका एज बढ़ना, यानी कि आपकी उम्र जितनी है उससे आप ज़्यादा ओल्ड दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि आपकी स्किन जो होगी ना वो उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एगिंग ऑफ स्किन। इसके अलावा डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, थ्रोट प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, लंग इन्फेक्शंस होने आपको हो सकते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एम्फीबियन स्पीसीज आपको कम होते हुए नजर आएंगे। एम्फीबियन स्पीसीज वो होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, इन पर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो मैरिन इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ, जैसे हमने बात की कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है, और उस पर इफेक्ट डिपेंडेंट होने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो फूड चेन में हैं, उस फूड चेन में उन पर इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ अभी क्या है तो अल्टर द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, उसको अल्टर कर सकता है। इफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, इफेक्ट कर सकता है। म्यूटेशन आ सकती है हमारे जीन्स में, चाहे प्लांट जीन हो, एनिमल जीन हो, ह्यूमन जीन हो। तो इसके काफ़ी एडवर्स और एक डाइवर्सिफाइड आपको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से था हमारा ओजोन लेयर, ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे इन्वायरमेंट में, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट्स बनी हुई हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जैसे कि अर्थ समिट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल हुआ, वियना हुआ, जिनेवा हुआ, पेरिस कन्वेंशन हुआ, ये जितनी भी बनी हुई है इन सारे के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे
नेक्स्ट क्लास से इन्वॉल्वमेंट में। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।